हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 11th की सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं? इस सीरीज़ में हम क्लास 6 to 12 पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11 के भी चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। तो अगर किसी ने भी मेरी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकता है। सारे क्लासेस के सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो आप लोगों को ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बुक 1 का चैप्टर 7 फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा, बट प्रीवियस क्लासेस में आपने क्या देखा? फेडरलिज्म एज अ फीचर की तरह देखा कि बस एक फीचर है जहाँ पे जहाँ पे पावर क्या होती है, शेयर रहती है, जहाँ पे हमारे सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर शेयर होती है। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर में हम लोग पूरा मेन फीचर्स क्या करेंगे फेडरलिज्म के पढ़ेंगे। ठीक है, कि एक्चुअली में फेडरलिज्म क्या होता है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स परचेज़ करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। अदरवाइज़ अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेज़ करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 7 फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म जब आपने सबने सुना है कि क्या है, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में काफ़ी बार डिस्क्राइब किया है कि फेडरलिज्म क्या होता है, लेकिन आज आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ जाओगे। आफ्टर स्टडीइंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। व्हाट इज़ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म एक्चुअली में है क्या। द फेडरल प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से फेडरल प्रोविजंस बताए गए हैं। द इशूज़ इन्वॉल्व इन द रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, और सेंटर और स्टेट्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप होता है, कैसे इश्यूज़ क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, वो सब क्या करोगे आप समझ जाओगे। The special provisions for certain states having a distinct composition and historical features। ठीक है, आपको वो भी बताया जाएगा कि कैसे कुछ स्पेशल प्रोविजंस है कुछ अलग स्टेट्स के लिए, क्योंकि वहाँ के जो कंपोजिशन है वो अलग है, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, अलग है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एसेंशियली अब यहाँ तक क्या करोगे, आप ये चीज़ें समझ जाओगे। अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो आप ये चीज़ें क्या करोगे, अच्छे से समझ जाओगे, आप एबल होगे इस चीज़ों को अच्छे से समझने में। अब हम देखते हैं कि एसेंशियली फेडरलिज्म is an institutional mechanism to accommodate two sets of politics। ठीक है, फेडरलिज्म क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। ठीक है, मतलब इसमें क्या किया गया है, हमारे पॉलिटिक्स को दो सेट्स में क्या कर दिया गया है, एकोमोडेट कर दिया गया है। वन एट द रीजनल लेवल एंड अदर एट द नेशनल लेवल। पहला तो क्या किया गया है, रीजनल लेवल पे डिवाइड किया गया है, और दूसरा नेशनल लेवल पे। ठीक है, हमारी जो भी ओवरऑल पॉलिटिक्स है उसको एक इंस्टीट्यूशन की तरह क्या कर दिया गया है, एकोमोडेट किया गया है। मतलब एक हमारे रीजनल लेवल पे और एक हमारे नेशनल लेवल पे। ईच गवर्नमेंट इज़ ऑटोनोमस इन इट्स ओन शेप। ठीक है, और जो हर गवर्नमेंट है उसको अपने अपने पावर्स मिले हुए हैं। ठीक है, हर जो दोनों गवर्नमेंट है वो दोनों ही क्या है, अपने पे इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। In some federal countries, there is even system of dual citizenship. India has only a single citizenship। ठीक है, बहुत सारी ऐसी फेडरल कंट्रीज़ है जहाँ पे दो सिटीजनशिप दिया जाता है। ठीक है, दो सिटीजनशिप का मतलब है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो आपको वहाँ का भी सिटीजनशिप मिला होगा, और अगर आप कहीं बाहर का लेना चाहो तो आपको वहाँ का भी मिल जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का रूल्स है। ठीक है, हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हम इंडियन हैं ऐसा ही हमें सिटीजनशिप मिलेगा। अगर हम यूएस का या कहीं और का सिटीजनशिप लेना चाहें तो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर वहाँ का मिलेगा, यहाँ का नहीं मिलेगा। हमारे इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का क्या है,
रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं। फिर है हमारा The people likewise have two sets of identities and loyalties. They belong to the region as well as the nation. For example, we are Gujaratis और झारखंडीज as well as Indians. ठीक है, हमारे जो लोग हैं उनके पास भी क्या होती है, दो तरीके की आइडेंटिटी या लॉयल्टी होती है। ठीक है, हमारे एक तो हम जिस रीजन से बिलोंग कर रहे हैं उसका हमारे पास आइडेंटिटी होगा और एक हमारे पास पूरे नेशन का आइडेंटिटी होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो हम गुजराती हैं तो हमें क्या होगा, गुजराती भी बोला जाएगा और इंडियन भी बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन पहली हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, इंडियन होगी, देन गुजराती होगी। ईच लेवल ऑफ पॉलिटी हैज़ डिस्टिंक्ट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बोल रहा है ईच लेवल ऑफ पॉलिटी हैज़ डिस्टिंक्ट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ अ सेपरेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो हर लेवल की पॉलिटिक्स है, ठीक है, हर लेवल की पॉलिटी को क्या किए गए हैं, अपने पावर्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और वहाँ पे क्या होता है, एक सेपरेट गवर्नमेंट होती है, सेपरेट सिस्टम होता है कि स्टेट क्या होता है, सेंट्रल से सेपरेट होता है, उसके अपने पावर्स होते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो क्या करता है, उसी को फॉलो करता है। फिर क्या है, फिर है हमारे पास सर्टेन सब्जेक्ट्स विच कंसर्न द नेशन एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस और करेंसी आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे कंट्री में क्या है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि पूरे नेशन के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, एज अ नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि डिफेंस और करेंसी। ठीक है, डिफेंस और करेंसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरे नेशनल लेवल पे आती हैं। तो इनकी जिम्मेदारी किसके पास होती है, इनकी जिम्मेदारी हमारी यूनियन गवर्नमेंट या तो जिसको हम लोग, ठीक है, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीजनल और लोकल मैटर्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट। जो भी एक क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर रीजन के मैटर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है, वो हमारे रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। ठीक है, टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट्स। और अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उस डिस्प्यूट्स को हमारी कौन रिजॉल्व कराती है, तो वहाँ के लिए हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो कि इन सबको क्या करती है, इन सारे कन्फ्लिक्ट्स को सेटल डाउन कराने की कोशिश करती है। The judiciary has the power to resolve disputes between the central government and the state on legal matters about the division of power। ठीक है, जुडिशरी के पास हमारी ये पावर होती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट्स होता है, कुछ भी लीगल मैटर्स को लेके या डिवीज़न ऑफ पावर्स को लेके, तो उसको कौन रिजॉल्व कराता है, उसको हमारी जुडिशरी क्या करती है, रिजॉल्व कराती है। अब फिर बताया है फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा फेडरल सिस्टम है या क्या चीज़ें अपनाई जाती हैं। तो इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद भी मोस्ट लीडर्स ऑफ आवर national movements were aware that to divide the powers between provinces and the central government। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, हमारे बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो नेशनल मूवमेंट के थे। ठीक है, जो नेशनल मूवमेंट कर चुके थे और वो लोग इस बात से अवेयर थे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे पावर्स को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और अलग अलग प्रोविंसों के बीच में किसी पावर्स क्या करना चाहिए, कभी भी किसी एक के हाथ में नहीं देनी चाहिए। There was also awareness that the Indian society had regional diversity and linguistic diversity। वो लोगों को ये बात भी बहुत अच्छे से पता है थी कि जो हमारी इंडिया है वो क्या है, उसमें बहुत सारे रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, अलग अलग लोग रहते हैं, उनके अलग अलग कल्चर हैं और वो लोग अलग अलग भाषाएं भी बोलती हैं, वहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है। दिस डाइवर्सिटी नीडेड रिकॉग्नाइजेशन। और ये जो डाइवर्सिटी है इसको हमें क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत है। मतलब सब लोग अपने अपने रीजन, कल्चर, जो लिंग्विस्टिक बेस है, लैंग्वेज है, उनसे क्या होना चाहिए, जाना जाना चाहिए। इनको कहीं हाइड करके नहीं रखना चाहिए।
People of different region and language had the share power in each region. People of that region should govern themselves. ठीक है, जो अलग अलग रीजन्स के लोग हैं क्या करना चाहिए, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हैं उनके साथ हमें पावर शेयर करनी चाहिए. और क्या करें वो लोग, ताकि जब हम उनके साथ पावर शेयर कर देंगे तो वो क्या होंगे, अपने लोगों को अपनी तरीके से गवर्न कर पाएंगे. ये बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि अपने लैंग्वेज, अपने रीजन्स, अपने कल्चर्स लोग खुद ज़्यादा जानता है. वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, वो उस चीज़ को क्या करेगी, अच्छे से जानेगी तो उनको गवर्न क्या कर पाएगी, वो अच्छे से कर पाएगी. वंस द डिसीजन टू पार्टीशन इंडिया वॉज टेकन, एक बार क्या किया गया था, जब इंडिया को पार्टीशन करने का डिसीजन लिया गया था तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड टू फ्रेम अ गवर्नमेंट दैट वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट्स एंड सेपरेट पावर्स टू द स्टेट. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, उसने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम गवर्नमेंट को इस तरीके से डिवाइड करेंगे, इस तरीके के प्रिंसिपल्स से उसको मतलब बनाएंगे कि वहाँ पे क्या हो, सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या हो, यूनिटी बनी रहे, वो लोग साथ मिलके काम करें और दोनों को अलग अलग पावर्स दी जाए. ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ पावर्स इनको दी जाए तो कुछ पावर्स इनको दी जाए. कुछ ऐसे मुद्दे ना हो जिसपे दोनों लोग क्या करें, कन्फ्लिक्ट करें, और अगर वैसे मुद्दे हैं तो उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए. ठीक है, इंडिया को सेपरेट करने का कोई मतलब, इंडिया को डिवाइड या पार्टीशन करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है. The most important feature of the federal system adopted by the Indian Constitution is the principle that relations between the state and the central would be based on cooperation. ठीक है, एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर था हमारे फेडरल सिस्टम का, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया, वो क्या था कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में कॉपरेशन का रिलेशन होगा. ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से कॉपरेट करेंगी, यूनिटी बनाए रखेंगी और एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, मिल के वर्क करेंगी. Thus, while recognition, the constitution emphasizes unity. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि हमें पता चला कि बहुत सारे डाइवर्सिटी हैं, लेकिन उसमें भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें बताया कि नहीं, सब में एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए. फिर यहाँ पे बताया गया है डिवीज़न ऑफ पावर्स. आखिर पावर्स को डिवाइड कैसे किया गया और किस किस के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, तो देख लेते हैं. पहला क्या है, देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसी दो, यहाँ पे क्या किया गया, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 सेट्स में गवर्नमेंट को क्या किया, डिवाइड कर दिया गया. वन ऑफ द एंटायर नेशन कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. एक क्या किया गया, यूनियन गवर्नमेंट बनाया गया, या तो जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो कि पूरे एंटायर नेशन के लिए वर्क करेगी. ठीक है, जो भी नेशनल मुद्दे होंगे या जो भी नेशनल चीज़ें होंगी उन पे कौन लॉज या कौन वर्क करेगा, उस पर हमारी यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करेगी. दूसरा क्या है, दूसरा है वन ऑफ फॉर ईच यूनिट और स्टेट कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट. एक गवर्नमेंट ऐसी बनाई गई जो कि अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए वर्क करेगी, जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा, बोथ ऑफ दीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड क्लियरली आइडेंटिफाइड एरिया ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, इन दोनों को ही क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेटस मिला, मतलब दोनों ही को ही क्या मिला, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है. और उन दोनों को अपने अपने एरियाज़ बता दिए गए कि आप इस फील्ड में वर्क कर सकते हो, आप इतने एरिया में ही वर्क कर सकते हो, आप इसके बाहर का वर्क नहीं करोगे, आपके ये सब्जेक्ट मैटर्स है, मतलब हर लोगों को क्या कर दिया गया, बता दिया गया उनके एरियाज़. If there isn't any disputes about which powers come under the control of the union and which under the states, this can be resolved by the judiciary on the basis of constitutional provision. अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट्स होता है कि कौन सी पावर यूनियन के पास है, कौन सी पावर स्टेट के पास है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो उसको कौन रिजॉल्व करेगी, उसको हमारी जुडिशरी रिजॉल्व करेगी. और जुडिशरी भी किस बेसिस पे रिजॉल्व करेगी, तो जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसके बेसिस पे क्या करेगी, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी सेंट्रल और स्टेट के बीच में.
द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डेमोक्रेट्स सब्जेक्ट, ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली क्या कर दिए, दोनों लोगों को अपने अपने क्या कर दिए, सब्जेक्ट्स बता दिए, विच आर अंडर द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द यूनियन एंड दोज अंडर द स्टेट्स। उसने क्लियरली बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट्स स्टेट्स में आते हैं, कौन से सब्जेक्ट यूनियन में आते हैं और कौन से सब्जेक्ट दोनों के अंडर में है। One of the important aspect of these divisions of power is that economic and financial powers are centralized in the hands of the central government by the constitution, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इसका हमने ये भी देखा कि डिवीज़न ऑफ पावर्स तो हुई, लेकिन जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर्स थी, ठीक है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे स्टेट, अरे हमारे किसी भी नेशन के लिए, तो वो किसके हाथ में दी गई, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दी गई है, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर्स होती हैं वो आज भी सेंट्रलाइज्ड है और उनको अच्छे से कौन कंट्रोल करता है, उसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। द स्टेट हैव इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बट वेरी मर्ज रिवेन्यू सोर्सेज, ठीक है। स्टेट्स के पास क्या होते हैं, इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत दे दी जाती है, लेकिन उनके पास क्या होते हैं, जो रिवेन्यू सोर्सेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि मेनली जो रिवेन्यू सोर्सेज होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, उनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। अब देखो यहाँ पे बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसने क्या क्या चीज़ें क्या क्या लिस्ट में बांट रखी हैं। तो यहाँ पे तो पहले आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि यहाँ पे है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट का मतलब वो लिस्ट होता है जिस पे ये और ये मिल के वर्क करेंगी, ठीक है, दोनों अलग अलग वर्क, दोनों क्या करेंगे, यूनाइट हो के वर्क करेंगे, लेकिन दोनों मिलते तो हैं, लेकिन अगर इसमें भी इन दोनों में डिस्प्यूट आता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है वही फैसले को क्या किया जाता है, माना जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स किसके अंडर आते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है। तो यूनियन लिस्ट में हमारा आता है इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक डिफेंस, यहाँ पे डिफेंस होगा, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी, क्वाइनेज। यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक, ठीक है, तो यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर। जो हमारी यूनियन लेजिस्लेचर है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो अकेले क्या कर सकती है, इन सब मुद्दों पे जो भी हमने ऊपर तक पढ़ा उस पर क्या कर सकती है, कोई भी लॉज या रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। अब हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में क्या आता है। स्टेट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड्स, लीकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। ये सब मैटर पे क्या करती है, नॉर्मली ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर, ठीक है। इस मैटर, एक मिनट फ्रेंड्स, वेट अ मिनट, इस मैटर पे क्या होती है, हमारी स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। नेक्स्ट है हमारा कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कंकरेंट लिस्ट में हमारा आता है एजुकेशन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड क्योंकि इसमें आता है, ठीक है, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, अडल्ट्रेशन, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ठीक है। ये सब मैटर क्या होते हैं, कंकरेंट लिस्ट के होते हैं, जिस पे क्या करती है, बोथ यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर, ठीक है। बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें क्या करती है, स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर दोनों मिल के क्या करती हैं, लॉज बनाती हैं इन सब मैटर्स पे। अब कुछ रेसिडुअरीज पावर्स भी दी गई हैं। वो रेसिडुअरीज पावर्स क्या है, इंक्लूड ऑल अदर मैटर्स नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द लिस्ट, ठीक है। ऐसे मैटर्स जो इनमें से किसी भी लिस्ट में नहीं है, ना यूनियन में, ना स्टेट में, ना कंकरेंट में, तो उन मैटर्स को कौन सॉल्व करेगा, जैसे साइबर लॉज,
यूनियन लेजिस्लेचर अलोन हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस मैटर। तो इस मैटर पे भी हमारी यूनियन लेजिस्लेचर को ये पावर दिया गया है कि वो अकेले ही क्या कर सकती है, इन सब मैटर्स पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। ठीक है, फिर है हमारा यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक। ठीक है, जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो अभी हमने देखा, लेकिन एक बार हम फिर देख लेते हैं। क्या है? डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर्स, पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, स्पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी। यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर। ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर जो है वो इन मुद्दों पे अकेले ही क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है, उसे किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। स्टेट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक, अब हमारी स्टेट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विस। नॉर्मली ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर्स। ये जो मैटर्स है इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वही क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है। फिर है हमारा कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या है? कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे एजुकेशन हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हुआ लेकिन अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट हुआ, ट्रेड यूनियंस हुआ, अडल्ट्रेशन हुआ, अडॉप्शन एंड सक्सेशन हुआ। तो ये सब में क्या होता है, बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दीज। ठीक है, तो इन सब सब्जेक्ट्स पे हमारी यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर मिल के काम करती है, लेकिन अगर फिर भी स्टेट और यूनियन के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन का जो फैसला होता है वही माना जाता है। फिर हमारी रेसिडुअरी पावर्स क्या है, इंक्लूड ऑल अदर मैटर्स नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल साइबर लॉज। यूनियन लेजिस्लेचर अलोन हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सच मैटर्स। ठीक है, रेसिडुअरी पावर्स वो होती हैं कि वो मैटर्स पे लॉज बनाना जो कि इन तीनों लिस्ट में से किसी लिस्ट में नहीं है, जैसे कि साइबर लॉज। तो ये मतलब राइट किसको दिया गया है, ये राइट हमारी यूनियन लेजिस्लेचर को दिया गया है कि वो अकेले क्या कर सकती है, इन मुद्दों पे कोई भी लॉज या रूल्स बना सकती है। नेक्स्ट है हमारा फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कि फेडरलिज्म तो है लेकिन फिर भी क्या है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये एक्सेप्ट करना, ये एक्सेप्टेड है, मतलब ओवरऑल ये एक्सेप्टेड है कि जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। India is a country of constitutional dimensions with immense diversity and social problems। ठीक है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है और बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स को क्या किया जाता है, फेस किया जाता है। The framers of the constitution believed that we required a federal constitution that would accommodate diversities। ठीक है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्हें वो ये चाहते थे और इस बात पे बिलीव करते थे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, जहाँ पे पावर शेयर्स हो और हर डाइवर्सिटीज़ को अच्छे से क्या किया जाए, एकोमोडेट किया जाए। But they also wanted to stem disintegration and bring about social and political change। लेकिन वो क्या चाहते थे, वो ये भी चाहते थे कि वो एक क्या कर रहे, एक जो सोशल और पॉलिटिकल चेंज भी लाए। ठीक है, बिसाइड्स द कंसर्न्स फॉर यूनिटी, द मेकर्स ऑफ द Constitution also believed that the socio-economic problem of the country needed to be handled by the strong central government in cooperation with the state। ठीक है, उनका ये कंसर्न तो था, यूनिटी का कंसर्न उनका था, और जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो ये भी बिलीव करते थे, वो ये भी जानते थे कि जो एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कंट्री की, उसको क्या ज़रूरत है, उसको ये ज़रूरत है कि उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको एक क्या करे, सेंट्रल गवर्नमेंट रिजॉल्व करे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जब तक नहीं रहेगी
तब तक हमारी सोशल प्रॉब्लम क्या होंगी, सॉल्व नहीं होंगी। तो उसने ऐसा किया कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और कि बोला कि आप स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के साथ क्या करिए, वर्क करिए। ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोविजंस बनाए। Poverty, illiteracy and equality of wealth were some of the problems that required planning and coordination। ठीक है, जैसे कि poverty, illiteracy और जो wealth का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन दोनों की क्या है, बहुत ज़रूरत है। Thus, the concerns for unity and development promoted the makers of the constitution to create a strong central government। ठीक है, यही एक कंसर्न था यूनिटी और डेवलपमेंट का। ठीक है, हमारे मेकर्स का कि वो क्या करें, वो यूनिटी और डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन के। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब बताया कि स्टेट के प्रेजेंस में, एग्जिस्टेंस में उन्होंने क्या किया, जो एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो किसके हाथ में दे दी, वो हमारे पार्लियामेंट के हाथ में दे दी। ठीक है, कि मतलब सारे लोग क्या होंगे, एक दूसरे से इंटीग्रेट करके वर्क करेंगे। The parliament is empowered to form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more state। ठीक है, पार्लियामेंट के पास हमारी ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, कोई भी नया स्टेट बना सकती है, उनको सेपरेट करके, टेरिटरी को सेपरेट करके, या 2 या 3 टेरिटरी को मिला के वो क्या कर सकती है, एक स्टेट बना सकती है। उसके पास ये पावर होती है। It can also alter the boundary of any state or even its name। ठीक है, ये क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट के बाउंड्री को क्या कर सकती है, अल्टर कर सकती है, मतलब बनवा सकती है, या किसी भी स्टेट के नेम को भी चेंज कर सकती है। The Constitution provides for some safeguards by way of securing the view of the concerned state legislature। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी, वो क्या करती है, ये सबसे हमारे जो स्टेट के मैटर्स हैं, ठीक है, स्टेट के मैटर्स में आप देखो तो उनके पावर्स को क्या करती है, सिक्योर करती है, उनके कंसर्न्स को क्या करती है, सिक्योर करती है। The Constitution provides for some safeguards by the way of securing the view of the concerned state legislature। ठीक है, the Constitution has certain very powerful emergency provisions which can turn our federal polity into highly centralized system once emergency is declared। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, कुछ बहुत पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजंस भी देती है। तब क्या होता है, जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, तब जो भी फेडरल सिस्टम है वो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि सारे पावर्स क्या हो जाते हैं, सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं, स्टेट्स के सारे पावर्स ले लिए जाते हैं, उनके पास कोई भी पावर्स नहीं होते हैं। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी पावर्स बिकम लॉफुली सेंट्रलाइज। ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम क्या किया जाता है, जो पावर्स हैं उसको लॉफुली क्या कर दिया जाता है, सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में पावर्स दे दी जाती है, स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं बच जाती हैं। Parliament also assumes the power to make laws on subject like within the jurisdiction of the states। ठीक है, पार्लियामेंट के पास वो भी पावर्स होते हैं कि वो कोई भी लॉज क्या कर सकती है, बना सकती है, जो स्टेट के जुरिडिक्शन में आते हैं। प्लानिंग लीड टू बी कंसिडरेबल ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, प्लानिंग, अगर आप इकोनॉमिक से क्या करो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, तो उसके लिए प्लानिंग को बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है। Planning Commission appointed by the Union government if the coordinating machinery that controls and supervises the resource management of the state। ठीक है, तो उस लिए क्या किया जाता है, प्लानिंग कमीशन को हमारी यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, बनाती है, जो कि क्या करती है, स्टेट्स के जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज, उनको सुपरवाइज, उनको कंट्रोल करने का काम करती है कोऑर्डिनेशन के साथ। ठीक है,
Besides, the union government uses its discretion to give grants and loans to states. ठीक है, फिर क्या करती है यूनियन गवर्नमेंट, उस स्टेट्स को ग्रांट्स उसी बेसिस पे अपने डिस्क्रिशन पावर्स को यूज़ करके ग्रांट्स या लोन्स देती है. The governor has certain powers to recommend dismissal of the state government and the dissolution of the assembly. गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, रिकमेंडेशन कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट के डिसमिसल के लिए या कोई भी असेंबली के डिसोल्यूशन के लिए. Besides, even in the normal circumstances, the government has the power. ठीक है, इसमें बोल रहा है बिसाइड्स इवन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द गवर्नर हैज़ द पावर टू रिजर्व अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द एसेंस ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, गवर्नर के पास ये भी पावर होती है कि अगर कोई बिल क्या किया है स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है तो वो बिल को क्या कर सकता है अपने पास रिजर्व करके रख सकता है कुछ अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, ताकि वो क्या कर सके प्रेसिडेंट के एसेंट ले सके बाद में. फिर यहाँ पे दिया है दिस गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एन अपॉर्चुनिटी टू डिले द स्टेट लेजिस्लेशन एंड ऑल्सो टू एग्जामिन सच बिल्स एंड वीटो देम कम्प्लीटली. ठीक है, ये क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो क्या कर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के जो बिल्स हैं उनको क्या कर सके, डिले कर सके या उनको अच्छे से एग्जामिन कर सके या उनको पूरी तरीके से वीटो कम्प्लीटली देता है. ठीक है, वीटो पावर्स जो होती हैं. फिर है इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है देखते हैं. तो ऑल इंडिया सर्विसेज आर कॉमन टू द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ऑफिसर्स चूजेस फ्रॉम दीज सर्विसेज सर्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स. ठीक है, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो सारे टेरिटरी में, इंडिया के सारे टेरिटरी में कॉमन है और जो भी ऑफिसर्स या ऑल इंडिया सर्विसेज में चुने जाते हैं वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्टेट को एडमिनिस्टर करने का काम करते हैं. Thus, an IAS officers who became the collector or an IPS officer who serves as the commissioner of the police are under the central government. ठीक है, कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन जो IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर्स होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, वो स्टेट को सर्व तो करते हैं, वो वर्क तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल कौन करता है, वो उनको कंट्रोल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है. States can neither take disciplinary action nor can take remove these officers from services. ठीक है, इनके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो वो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती, या अगर इनको रिमूव करना है तो भी वो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती. इनके जो भी फैसले होते हैं वो सब कुछ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. Article 33 and 34 authorizes the Parliament to protect person in the service of the Union or a state in respect of any action taken by them during material law to maintain or restore order. ठीक है, आर्टिकल 33 और 34 जो है हमारा वो पार्लियामेंट को ये ऑथोरिटी देता है कि जो भी लोग सर्विस में हैं, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज में हैं, उनकी क्या कर सके, उनकी प्रोटेक्शन कर सके. अगर उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया गया है तो उसको क्या करे, वो हमारी पार्लियामेंट देखे और पार्लियामेंट ही एक्शन ले अकॉर्डिंग टू लॉ. द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट हैज़ बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रोविजंस. एक बार हमारे पास क्या है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट भी बनी है इन्हीं सब प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए. This act has created tension between the people and the armed forces on some occasions. और ये जो एक्ट है ये क्या करता है, कभी कभी कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है आर्म्ड फोर्सेस और आम जनता के बीच में क्या कर देता है, टेंशन क्रिएट करने का काम कर देता है. अब हम देखते हैं कन्फ्लिक्ट्स इन इंडियन फेडरल सिस्टम. अब इंडियन फेडरल सिस्टम को लेके क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं. From time to time, states have demanded that
दे शुड बी गिवन मोर पावर एंड मोर ऑटोनॉमी। ठीक है, कभी कभी ऐसे टाइम्स होते हैं जहाँ पे स्टेट क्या करती है, बहुत बार ये डिमांड करती है कि उनको ज़्यादा पावर्स दिए जाने चाहिए और ज़्यादा ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम मिलनी चाहिए। These lead to tension and conflict in the relationship between the central and state government। ये क्या होता है, इसके वजह से हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी टाइम टेंशन और कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती हैं। While the legal disputes between the center and states or between states can be resolved by the judiciary। तो जब इस तरीके के लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं सेंटर और स्टेट्स में या दो स्टेट्स के बीच में, तो इनको रिजॉल्व करने का काम कौन करती है, इनको रिजॉल्व करने का काम हमारी जुडिशरी करती है। डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल नेचर एंड नीड टू बी रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशन। ठीक है, इनके जो डिमांड्स होते हैं ऑटोनॉमी के आर द पॉलिटिकल नेचर, ये एक पॉलिटिकल नेचर के होते हैं और क्या होते हैं, इनको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, इनको रिजॉल्व नेगोशिएशन मतलब बातचीत करके ही किया जाता है। अब हम देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे हैं। In the 1950s and early 1960, the foundation of our federalism was laid under जवाहरलाल नेहरू। 1950s या 1960 में जो हमारे फेडरलिज्म सिस्टम का फाउंडेशन था वो किसके अंडर में बना था, वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में बना था। It was also a period of Congress dominance over the center as well as the state। ठीक है, वो एक ऐसा पीरियड था जो कि हमारे कांग्रेस का डोमिनेंट पीरियड कहा जाता था। वहाँ पे जो सेंटर की सरकार थी वो भी कांग्रेस की थी और जो स्टेट की सरकार थी वो भी हमारे कांग्रेस की थी। तो वहाँ पे हमें क्या होता था, स्टेट और जो सेंटर के बीच में लड़ाई देखने को मिलती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि दोनों जगह सेम ही सरकार थी, दोनों जगह सेम ही पार्टी के लोग थे, तो कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं होता था। In the middle of the 1960, Congress dominance declined somewhat and in a large number of states, opposition parties came to power। लेकिन 1960s के बीच में क्या होने लगी, जो कांग्रेस की डोमिनेंस पावर थी वो कहीं ना कहीं कम होने लगी, डिक्लाइन होने लगी और बहुत सारे स्टेट्स में क्या हो गए, उनके अपोजिशन पार्टी ने पावर करना शुरू कर दिया, मतलब उनको पावर में लाया गया। Finally, since the 1990s, Congress dominance has largely ended and we have entered an era of coalition politics, especially at the center। ठीक है, 1990s में क्या हुआ, कांग्रेस पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई और हमें सेंटर लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट देखने को मिली, हमें कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिली। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट मतलब जब 2 और 3 पार्टी मिल के कोई भी पार्टी फॉर्म करते हैं। In the state too, different parties, both national and regional, have come to power। ठीक है, स्टेट में भी हमें ऐसा ही देखने को मिला, बहुत सारी अलग अलग पार्टीज, नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की, रीजनल लेवल की, मिल के क्या किया, वो लोग पावर्स में आई और एक पार्टी बनाई। This has resulted in a greater say for the state, a respect for diversity and the beginning of a more mature federalism। ठीक है, इससे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट होने लगी एक तरीके से और हमारा फेडरलिज्म और ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगा। It is in the second phase that the issues of autonomy become very potent politically। ठीक है, ये एक सेकेंड फेज था जहाँ पे ऑटोनॉमी की जो प्रॉब्लम थी वो फिर से क्या हो गई थी, शुरू होने लगी थी। अब हम देखते हैं डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी। ठीक है, कि किस तरीके से ऑटोनॉमी की डिमांड की गई थी। ऑटोनॉमी रिफर्स टू अ डिफरेंट थिंग फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड पार्टी। Demand accept that the division of powers should be changed in favor of the states and more powers and important powers be assigned to the state। ठीक है, ऑटोनॉमी को मतलब क्या किया गया, अलग अलग वे में डिफ़ाइन किया गया, अलग अलग पार्टीज़ ने अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन किया। इसमें क्या चीज़ें डिमांड की गई कि जो डिवीज़न ऑफ पावर्स है उसको इस तरीके से चेंज किया जाए ताकि जो ज़्यादा पावर्स हैं और जो इम्पोर्टेंट पावर्स हैं वो किसको दी जाए, वो स्टेट्स को दी जाए। Another demand is that
State should have independent source of revenue and greater control over the resources. This is also known as financial autonomy. ठीक है, दूसरी डिमांड क्या थी कि उनको अपने इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू दिए जाएं. ठीक है, कि मतलब उनकी रिवेन्यू कहाँ से आएगी, वो इंडिपेंडेंट हो, वो सेंट्रल पे क्या हो, बेस्ड ना हो. और उनको क्या किया जाए, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं उन पे भी उनको क्या की जाए, फ्रीडम दी जाए और कंट्रोल दिया जाए. ठीक है, इस तरीके को ऑटोनॉमी को हम लोग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी बोलते हैं. Demands relates to administrative powers of the states. States rescind the control of the center over the administrative machinery. Autonomy demand may also be related to cultural and linguistic issue. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों पे भी उठा कंट्रोल. उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है उन पे भी हमें कंट्रोल दिया जाए. और ऑटोनॉमी की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कल्चरल और लिंग्विस्टिक इशू को भी बढ़ा रही थी. अब यहाँ पे बताया रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट्स रूल, कि गवर्नर का रोल क्या होता है और जो प्रेसिडेंट्स रूल्स होते हैं वो चीज़ें क्या होती हैं. गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नर को हमारे कौन अपॉइंट करता है, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. देयरफॉर एक्शन ऑफ द गवर्नर आर ऑफन viewed as interference by the central government in the function of state government. तो जब उसको क्या करती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो हम हमेशा देखते हैं कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी वर्क गवर्नर करती है तो उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं होता ही है. हमारे गवर्नर के काम में हमेशा क्या होती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इन्फ्लुएंस करती है या उनको इंटरफेयर करती है. When two different parties are in powers at the center and the states, the role of the government become even more controversial. ठीक है, जब दो पार्टीज, जब अगर सेंटर और स्टेट पे एक ही पार्टी हो तब तो ठीक है, लेकिन जब सेंटर लेवल और स्टेट लेवल पे दो अलग अलग पार्टी वर्क करती हैं, रूल करती हैं, तो वहाँ पे जो गवर्नर का रोल होता है वो क्या हो जाता है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है. ठीक है, द Satkaria Commission that was appointed by the central government 1983, it submitted its report in 1988 to examine the issues relating to the center-state relationship, recommended that appointment of governor should be strictly non-partisan. ठीक है, एक क्या किया गया था, सतकरिया कमीशन 1983 में अपॉइंट किया गया था. जिसको कौन अपॉइंट किया था, जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट की थी. किस लिए अपॉइंट की थी, ताकि वो जो सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उस पर क्या कर सके, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सके. तो उसने अपनी रिपोर्ट 1988 में सबमिट की और ये बात रिकमेंड किया कि जो अपॉइंटमेंट है गवर्नमेंट का उसको क्या कर लिया जाए, स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीसन किया जाए, कि वो किसी भी फेवर में काम नहीं करेगा. क्योंकि जब क्या होता है, गवर्नर को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वो क्या है, वो हमेशा उनके फेवर में ज़्यादा वर्क करता है. तो उन्होंने यही एक रिकमेंडेशन दिया था कि जो गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल भी नॉन पार्टीसन किया जाए. One of the most controversial articles in the Constitution is Article 356, which provides for president rules in any state. ठीक है, एक बहुत कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. उस आर्टिकल क्या, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 356, जो कि क्या करता है, किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल्स लगाने का परमिशन देता है. This provision is to be applied when a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on the accordance with the provisions of this constitution. ये provision तब अप्लाई हो सकता है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि स्टेट की गवर्नमेंट क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, देन वहाँ पे ये परमिशन है कि वो क्या कर सके, प्रेसिडेंट रूल्स लगा सकते हैं उस कंट्री में. It results in the takeover of the state government by the union government. इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट के पावर्स को क्या कर लेती है, पूरे तरीके से अपने अंदर टेक ओवर कर लेती है, अपने अंडर ले लेती है.
द प्रेजिडेंट्स प्रोक्लेमेशन हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। और प्रेजिडेंट को प्रोक्लेमेशन को रेटिफाइड कौन करता है? वो हमारी पार्लियामेंट ही करती है। प्रेजिडेंट रूल्स कैन बी एक्सटेंडेड टिल 3 years, ठीक है। और ये जो प्रेजिडेंट रूल्स है ये कम से कम 3 साल तक इसको एक्सटेंड आराम से किया जा सकता है। The governor has the power to recommend the dismissal of the state government and suspension or dissolution of state assembly. गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिसल या कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव को डिसॉल्व करने का क्या कर सकता है, रिकमेंडेशन हमारी पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट को दे सकता है। This has led to many conflicts. In some cases, state governments were dismissed even when they had a majority in the legislature, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। कितनी बार तो हमने ये भी देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट को तब भी डिसमिस कर दिया गया है जबकि उसको स्टेट लेजिस्लेचर से क्या हुआ है, मेजोरिटी मिली है तब भी। आर्टिकल 356 वॉज वेरी स्प्रेंजली यूज टिल 1967, ठीक है। आर्टिकल जो 356 है उसको 1967 के बाद से क्या किया गया, बहुत ही स्प्रेंजली यूज़ किया गया है। आफ्टर 1967 many states has non-Congress government and the Congress was in the power at the center, ठीक है। हमने 1967 के बाद क्या देखा है, बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है और कांग्रेस की गवर्नमेंट हमने कहाँ देखी है, कांग्रेस की गवर्नमेंट हमने सेंटर में देखा है। The center has often used these provisions to dismiss state government or has used the office of the governor to prevent the majority party or coalition from assuming office, ठीक है। सेंटर क्या करती है, इस पावर्स या इस प्रोविज़न का यूज़ करके किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है या वो क्या कर सकती है, गवर्नर का यूज़ कर सकती है, उसके ऑफिस का यूज़ कर सकती है ताकि वो अपने मेजॉरिटी पार्टी या कोएलिशन पार्टी को क्या कर सके, सेफ रख सके। यहाँ पे डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स, अब कुछ न्यू स्टेट्स की जो डिमांड्स होती हैं वो कैसे होती हैं या उसमें कैसे वर्क किया जाता है। इन दिसंबर 1953 द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन वॉज सेटअप, ठीक है। 1953 दिसंबर में क्या किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेट किया गया एंड इट रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमें किस अकॉर्डिंग स्टेट्स बनाने चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, कि जहाँ पे जो मतलब मेजॉरिटी जो बोलने वाली है उनके जो लैंग्वेज हो उस अकॉर्डिंग हमें स्टेट्स बनाना चाहिए, एट लीस्ट फॉर द मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है। जो जहाँ पे ज़्यादा लिंग्विस्टिक ग्रुप है वहाँ पे क्या करना चाहिए, उस अकॉर्डिंग हमें स्टेट बना देना चाहिए। In 1956 reorganization of some state took place, तो 1956 में क्या हुआ, कुछ स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। This saved the beginning of the creation of linguistic states and process is still continuing, ठीक है। वहाँ से क्या हुआ, ये एक बिगनिंग हो गई कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाए जाने लगे और ये प्रोसेस आज तक भी क्या है, कंटिन्यू है। गुजरात एंड महाराष्ट्र वॉज क्रिएटेड इन 1960, गुजरात और महाराष्ट्र को कब बनाया गया, 1960 में बनाया गया। पंजाब एंड हरियाणा वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन 1966, पंजाब और हरियाणा को एक दूसरे से अलग कर दिया गया 1966 में। इन 2000 सम ऑफ द लार्जर स्टेट्स वर फर्दर डिवाइडेड both to meet the demands for the separate state as well as to meet the need from greater administrative efficiency। 2000 में और भी बहुत सारे स्टेट्स थे जिनको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। क्यों डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि अलग स्टेट की डिमांड भी थी और वहाँ पे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का क्या था, ज़रूरत भी थी कि वहाँ पे लोगों को क्या किया जाए, अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। Thus, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार वर डिवाइडेड टू क्रिएट 3 न्यू स्टेट्स। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया और उनके साथ 3 नए स्टेट्स बनाए गए। कौन कौन से बनाए गए, दे आर छत्तीसगढ़,
उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। मतलब कि मध्य प्रदेश को डिवाइड करके क्या बनाया गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जब उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बनाया गया, और जब बिहार को क्या किया, डिवाइड किया, तो बिहार और झारखंड को बनाया गया। इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स अब देखते हैं। ब्रॉडली 2 टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स कीप रिकरिंग, ठीक है। हमें हमेशा 2 टाइप के क्या करने पड़ते हैं, डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। वन इज़ द बॉर्डर डिस्प्यूट्स। पहला क्या होता है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बॉर्डर को लेके कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि किसका कितना एरिया है, कौन इस एरिया पे वर्क करेगा, ये बॉर्डर किसका है। स्टेट्स हैव सर्टेन क्लेम्स ओवर टेरिटरीज बिलोंगिंग टू नेबरिंग स्टेट्स, ठीक है। बहुत सारी स्टेट्स होती हैं कि जो उनके सटे हुए हैं, जिनके बॉर्डर्स मिलते हैं, उन क्या करती हैं, उनके टेरिटरीज पे क्या करती हैं, क्लेम करती हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। द डिस्प्यूट्स ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स आर इवन मोर सीरियस, ठीक है। दूसरा डिस्प्यूट्स क्या होता है, रिवर के पानी को कैसे शेयर किया जाए, वो भी एक बहुत सीरियस क्या है, इशू है। बिकॉज दे आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एग्रीकल्चर इन द कंसर्न्ड स्टेट, क्योंकि वहाँ पे हमेशा क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, पीने के पानी के, एग्रीकल्चर के, तो वो किस स्टेट को मिले, तो ये भी क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो बनाए गए हैं। The Constitution has some special provisions for some states given the peculiar social and historical circumstances. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ स्टेट्स को क्या किया गया है, स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं उनके सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। मोस्ट ऑफ द स्पेशल प्रोविजंस पर्टेन टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हम क्या देखते हैं, बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस किसको दिए गए हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दिए गए हैं, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लार्जली ड्यू टू अ सीजेबल इंडिजीनियस ट्राइबल पॉपुलेशन। क्यों दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कौन सी पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, विथ द डिस्टिंक्ट हिस्ट्री एंड कल्चर। वहाँ के अपने अलग हिस्ट्री होती है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन होते हैं उनके अलग हिस्ट्री होती है, उनके अलग कल्चर होते हैं, विच दे विश टू रिटेन, ठीक है। आर्टिकल 37, जिनको क्या किया गया है, जिनको माना गया है कि उस कल्चर और उस हिस्ट्री को उसी तरीके से छोड़ देना चाहिए, उनको उसी तरीके से ग्रो करने देना चाहिए, उनको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। इसीलिए हमारा आर्टिकल 371 क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्पेशल प्रोविज़न ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर hilly states like Himachal Pradesh and some other states like Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Maharashtra, Sikkim and Telangana, ठीक है। कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स हमारे हिली स्टेट्स के लिए भी दिए गए हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश को, गोवा को, आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र को, सिक्किम को, तेलंगाना को। अब हम क्या देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या स्पेशल प्रोविज़न्स थे। अगर आप आज के अकॉर्डिंग पढ़ो तो ये प्रोविज़न्स हट गए हैं, लेकिन आपके बुक में यही प्रोविज़न्स दिए, तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। और आप क्या करना, करंट अफेयर से आप जो इसकी जो रिसेंट की न्यूज़ है वो ले लेना, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। द अदर स्टेट्स विच हैज़ ए स्पेशल स्टेटस इन जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 370। जो आर्टिकल 370 था हमारा, वो क्या करता था, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस क्या करता था, देता था। एक दूसरे स्टेट से ज़्यादा उनको क्या किया जाता था, मान्यता दी जाती थी। Jammu and Kashmir was one of the large princely state which had the option of joining India और पाकिस्तान, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट था, एक ऐसा बड़ा स्टेट था जिसके बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। और उनको जब इंडिया डिवाइड हो रहा था तब उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान एंड इंडिया फॉट अ वॉर ओवर कश्मीर। लेकिन ये जो जम्मू एंड कश्मीर था, इन्होंने अपना डिसीज़न लेने में क्या कर दिया, बहुत टाइम लगा दिया। और तभी क्या हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद जो पाकिस्तान था उसने क्या कर दिया, कश्मीर पे क्लेम करने लगा। तो उस चीज़ों में क्या हो गया, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक लड़ाई छिड़ गई, किसको लेके, कश्मीर को लेके।
अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द महाराजा ऑफ कश्मीर एक्सीडेड टू द इंडियन यूनियन। ठीक है, तो जब ये लड़ाई छिड़ी तो जो वो कश्मीर के महाराजा थे उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने इंडियन को ज्वाइन कर लिया, इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया। वो बोले नहीं, हम आपके साथ रहेंगे। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 370, अब हमारा 370 आर्टिकल क्या बोलता है? द कंकरेंस ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एनी लॉ इन मैटर मेंशन्ड इन द यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट। जो भी अगर यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में मैटर्स हैं, उन मैटर्स पे कोई भी लॉज बनाते टाइम आप क्या करोगे, जम्मू एंड कश्मीर का अप्रूवल लोगे। ठीक है, आप उनको बताओगे। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द अदर। जो प्रोविजंस था ये दूसरे स्टेट से काफ़ी अलग प्रोविज़न था। ठीक है, क्योंकि हर स्टेट्स में तो क्या था, ये पाबंदी थी कि जो आप यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट के मैटर में नहीं बोल सकते, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर को ये फ्रीडम मिली थी कि आप क्या कर सकते हो, आप अगर कोई भी मैटर जो यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में है तो उस पर लॉज बनाने से आप क्या, पहले आप जम्मू एंड कश्मीर का अप्रूवल लोगे। फिर क्या है, इन द केस ऑफ अदर स्टेट्स द डिवीजन ऑफ पावर्स एज लिस्टेड थ्रू द 3 लिस्ट ऑटोमेटिकली अप्लाइज। ठीक है, लेकिन दूसरे स्टेट्स के केस में क्या होता है, जो पावर्स हैं उसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि जो 3 अलग अलग लिस्ट है वो अलग अलग लिस्ट अपने अलग अलग अथॉरिटी में ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, अप्लाई हो जाती हैं। In the case of Jammu and Kashmir, the central government has only limited powers, and other powers listed in the union list and concurrent list can be used by only with the consent of the state government। ठीक है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के मामले में चीज़ें अलग थी। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बस कुछ लिमिटेड पावर्स ही थी, और बाकी जो भी चीज़ें स्टेट और कंकरेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट में आती थी उन चीज़ों के लिए लॉ बनाने के लिए, उस लॉ को अप्रूव करने के लिए वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट से उनको क्या करना पड़ता था, कंसेंट करना पड़ता था। दिस गिव्स द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अ ग्रेटर ऑटोनॉमी। और ये जो फीचर्स था वो जम्मू एंड कश्मीर को एक ग्रेटर ऑटोनॉमी, ग्रेटर फ्रीडम क्या करता था, प्रोवाइड करता था। The remaining difference between the other states and the state of Jammu and Kashmir are that no emergency due to internal disturbance can be declared in Jammu and Kashmir without the concurrence of the states। जैसे दूसरे स्टेट्स में क्या होता था, हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते थे। ठीक है, तो जैसा हमने देखा है कि और कहीं भी स्टेट्स में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हो सकती थी। वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर करने से के लिए वहाँ के स्टेट का क्या करना पड़ता था, अप्रूवल लेना पड़ता था। The union government cannot impose a financial emergency in the state, and the directive principle do not apply in Jammu and Kashmir। वहाँ पे जो फाइनेंशियल इमरजेंसी थी वो भी इम्पोज नहीं की जा सकती थी, और वहाँ पे क्या होता था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था। फाइनली अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3, ठीक है, अमेंडमेंट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368, वो क्या होता था, वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होता था। Many peoples believe that the formal and strictly equal division of powers applicable all units states of the federation is an एडिक्वेट। ठीक है, बहुत लोगों का ये मानना था कि ये जो आप बोल रहे हैं कि आप इक्वल डिवीज़न करते हैं पावर का और सारे स्टेट्स में एक ही पावर्स है, तो वो कहीं ना कहीं फेडरेशन सिस्टम सही नहीं है। ठीक है, देयरफॉर whenever such special provisions are created there is a some opposition to them। ठीक है, लेकिन वहीं पे क्या किया जाता था, कुछ प्रोविज़न, जब स्पेशल प्रोविज़न्स ऐसे बनाए जाते थे तो बहुत सारे लोग अपोज करते थे। There is an also a fear that such special provisions may lead to separation in those area। ठीक है, बहुत डर ये भी होता था कि आप जो स्पेशल प्रोविजंस बना रहे तो कहीं वहाँ पे सेपरेशन ना आ जाए। ठीक है, कंट्रीज अलग ना होने लगे। देयरफॉर देयर आर अ कंट्रोवर्सीज अबाउट सच स्पेशल प्रोविजंस। इसीलिए इस स्पेशल प्रोविजंस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चली हैं और आज भी कहीं ना कहीं है।
अलग अलग चीज़ों को लेके। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज थोड़ी बैकग्राउंड की वॉइसेस को आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सी काम लगा है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और अगर आपको क्लास 6 टू 12 किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स परचेज़ करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आपको अगर यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी स्टैंडर्ड बुक के नोट्स परचेज़ करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड सपोर्ट मी।